नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपना विषय जिसका नाम है अभिलेख का सामान्य परिचय। तो आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करें और अपने विषय को विस्तृत रूप से समझें। हम अभिलेखों का सामान्य परिचय जान रहे हैं, तो पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि अभिलेख हम क्यों पढ़ें। अभिलेख को पढ़ने से हमें क्या ज्ञान मिलेगा, ये पहले अगर हमें पता होगा तब उसको पढ़ने में और अच्छे से हमारा जिज्ञासा होगी, इंटरेस्ट होगा। तो हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसकी महत्ता क्या है, यह आवश्यक क्यों है, अभिलेख पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो देखते हैं। अब प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए हमें अनेक सामग्री जुटानी पड़ती है। उनमें से प्रायः मुख्य सामग्री ही अधिक है, जिनकी मुख्य भाषा में ही मुखर कथा सुननी पड़ती है। साथ ही यह भी इतनी उलझी गुत्थी है कि उसको इतिहास की कसौटी पर रखकर सुलझाना भी बहुत सरल नहीं। इसके मूल स्रोतों में एक पठनीय स्रोत है अभिलेख, जो भारत भूमि में बिखरे हुए हैं। अब देखिए, हम आज अभिलेख पढ़ रहे हैं तो हमें इतिहास संबंधी जितने भी तथ्य हैं, मुख्यतः हमें कुछ सामग्रियों के माध्यम से ही, कुछ प्रमाणों अगर स्वरूप हमें कुछ होगा तभी तो हम इतिहास के विषय में कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ ज्ञान इत्यादि का संग्रह कर सकते हैं। परंतु यदि अगर हमारे पास कोई सामग्री ही नहीं है तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। तो ये जो सामग्री है ये लिखित रूप में कहीं ना कहीं हमें अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। जो पुराने समय में, प्राचीन काल में जो भी राजा महाराजा इत्यादि हुआ करते थे, वह लिखित रूप में अपने आप की जो भी ख्याति इत्यादि, कीर्ति इत्यादि के लिए भी उन अभिलेखों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा और भी कार्यों के लिए, प्रशस्तियों के लिए, प्रशंसा के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। तो अभिलेख जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से ही हमें इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है और इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि एक तो होता है कि अनुमानित तौर पर अनुमान से ज्यादा प्रमाण बेस्ट होता है, अच्छा होता है। तो अगर हमारे पास प्रमाण है तो फिर वो प्रमाण रूप में अभिलेख है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा इतिहास की दृष्टि से। तो इसलिए अभिलेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जितने भी हैं स्त्रोत हमें मिलते हैं, उसमें ये जो अभिलेख है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं, भारत में ही प्राप्त हो रहे हैं। कुछ जो भारत की सीमा, जब जैसे बंटवारे के समय से पूर्व में भी अगर हम देखते हैं तो भारत की सीमा में जो पहले लगे हुए हैं, जैसे अभी कह सकते हैं वर्तमान में जो पाकिस्तान है, परंतु पूर्व में जो भारत रहा है वहां पर भी हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। इस प्रकार से संपूर्ण भारत की भूमि पर हमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा हम इतिहास को और अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसको बता सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं आवश्यकता है इनको पढ़ने की और समझने की, क्योंकि जो अभिलेख है इनकी लिपि जो है वह देवनागरी ना होकर के जैसे ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी में है, प्राकृत भाषा में है। तो इस प्रकार से विभिन्न लिपियों में इसका वर्णन है और इसकी लिखावट भी विभिन्न लिपियों में है। तो जब तक अगर इसको पढ़ा नहीं जाएगा तब तक इसके जो आशय है, जो इसका अर्थ है, उसको नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इनके द्वारा हमारा गीत पुनः अपने वास्तविक रूप में जीवित होता है, जैसे कि अभी हम समझ ही रहे हैं। तथा सत्य की अनवरत धारों में अपने ही इतिहास सुनने लगता है। ये अभिलेख भले ही राजाश्रित या व्यक्तिगत छाया में खुदे हों, पर इनमें ऐसी ऐतिहासिक सामग्रियां संजोई गई हैं जो समकालीन है, सत्य है तथा विश्वसनीय है। अभिलेखों द्वारा प्राप्त जानकारी इस प्रकार है, इसके महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। अब देखिए, जो राजा होते हैं, राजा या फिर राजा महाराजा इत्यादि अपनी प्रशस्तियों के लिए तो कारीगरों से, अपने जितने भी अधीनस्थ है, उस राजा के पद से नीचे जितने भी पद हैं उनको कार्यभार सौंपते हैं और कारीगरों द्वारा यह कार्य करवाते हैं, जिससे अभिलेख लिखने का कार्य। वो अगर पत्थरों पे लिख रहे हैं तो छेनी हथौड़ी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यदि ताम्र पत्र पे लिख रहे हैं तो फिर उसमें अलग तरीके से लिखा जाएगा। पत्तों पे अगर लिखा जा रहा है तो अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो ये जितने भी अभिलेख हुआ करते थे ये व्यक्तिगत, जहां पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, व्यक्तिगत छाया में या फिर राजाश्रय यानी राजा के आश्रय में ही लिखे जाते थे। परंतु ये बहुत अच्छी सामग्री हमें प्रस्तुत करते हैं, जो उस समय यानी उस समकालीन, उस समय की हमें बहुत सारी ज्ञान संबंधी बातें बताते हैं। जैसे अगर हम देखें तो उसका इतिहास हमें पता चलता है कि उस समय का इतिहास कैसा रहा। कुछ तो हमारे इतिहास में ऐसे शासक और राजवंश हुए हैं जिनका ज्ञान भी हमको ना होता यदि उसका अभिलेख हमें प्राप्त नहीं होता। बात साधारण सी है कि अगर अभिलेख नहीं होता तो फिर हमें वो बात पता ही नहीं चलती
उस तथ्य के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, और यदि उनका ज्ञान होता भी अन्य स्रोतों से तो बड़े ही सांकेतिक रूप में, क्योंकि विशिष्ट रूप में हमें प्राप्त नहीं होता। विशिष्ट रूप में कहीं ना कहीं जो अभिलेख होते हैं वो विशिष्ट शैली में उसको विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, तो इससे हमें और अच्छे से सामग्री, ज्ञान संबंधी सामग्री उसको विस्तृत रूप में हम देख पाते, समझ पाते हैं। चेदी वंशीय शासक खारवेल का, अब ये जो देख रहे हैं आप, चेदी वंशीय शासक खारवेल का ये एक अभिलेख है, यदि हाथी गुम्फ अभिलेख, और ये हाथी गुम्फ अभिलेख, ये गुम्फ अर्थात गुफाओं में, गुहाओं में इसको लिखा गया है। ठीक है, यदि हाथी गुम्फ अभिलेख उपलब्ध ना हुआ होता तो खारवेल इतिहास के लिए यह अज्ञात शासक मात्र ही रह जाता। कौन? चेदी वंशीय शासक खारवेल, ये शासक हैं, और इनका वर्णन किस में मिल रहा है, किस अभिलेख के द्वारा हमें मिल रहा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके माध्यम से हमें ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त, ठीक है, ये गुप्त वंशी शासक है। अब अगर इसकी सामग्री, विषय वस्तु, मतलब अगर इसके तथ्य को समझे कि वह कैसा राजा था, तो इतना हमें उसकी विस्तृत सामग्री देखने को नहीं मिलती, परंतु जब हम अभिलेख पढ़ते हैं तो हम उसका इतिहास संपूर्ण रूप से जान पाते हैं। यदि हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति अगर हमें नहीं मिली होती, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में, हरिशयन की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिल रही है, उस समय का इतिहास हमें प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अभिलेख है हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके बाद हमें तिथि और वंश क्रम के बारे में भी बताते हैं। तिथि और वंश क्रम के बारे में कैसे की, उसकी रचना कब हुई है, क्योंकि अभिलेखों में तिथि भी उसको लिखा जाता था कि किस समय इसको लिखा जा रहा है। दूसरा, किस, अगर राजा के विषय में, क्योंकि ये राजाश्रित या फिर व्यक्तिगत ही, व्यक्तिगत राजा इत्यादि के द्वारा ही लिखाया जाता था, तो जो राजा है वह अपनी वंश परंपरा का भी वर्णन इन अभिलेखों में करता था, तो जिससे हमें वंश परंपरा और तिथि, क्योंकि वह किस समय लिखी जा रही है, तो उस तिथि के द्वारा हमें तिथि और वंश क्रम दोनों का पता चलता है। इसके द्वारा तिथि क्रम की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में सबसे अधिक सहायता मिली है। शक और सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी क्रम अभिलेख के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, क्योंकि देखिए शक और सातवाहन संबंधी जो अभी अभिलेख हमें मिल रहे हैं, जो प्राप्त हुए, उसके द्वारा हम उस तिथि को जान सकते हैं, उस समय की तिथि को जान सकते हैं, इसके अलावा उसके कालक्रम को, वंश क्रम को जान सकते हैं। ठीक है, उत्तर गुप्त राजाओं के संबंध में अन्य स्रोतों के अभाव में अभिलेख ही हमारे सहायक है, जिनके माध्यम से उत्तराधिकार क्रम निश्चित हो जाता है। कि पहले पुत्र है, यदि हम देखें पहले पिता, फिर उसके बाद इसका पुत्र, फिर ऐसे करते करते जो वंश क्रम है ये चलता रहता है, और फिर अगर कोई राजा है जिसने अभिलेख लिखवाया तो फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा, ये जो राजा है ये इसका पुत्र है, फिर इसके परदादा ये है। इस प्रकार से पूरी वंश परंपरा हमें समझ में आती है। ठीक है, कि किस कुल का है, किस वंश का है, इस प्रकार की विशेष सामग्री हमें अभिलेखों के माध्यम से पता चलती है। ठीक, अब देखते हैं तिथि तथा वंश क्रम के अलावा हमें और क्या जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत चरित्र के बारे में पता चलता है कि वह जो अभिलेख लिखा जा रहा है वह किसी व्यक्ति के विषय में ही लिखा गया होगा, या तो व्यक्ति के विषय में है या फिर उससे संबंधित है, तो उसके द्वारा हमें उसके व्यक्तिगत चरित्र के विषय में पता चलता है। जैसे अशोक के अभिलेख हैं, उसके द्वारा हमें अशोक के विषय में पता चलता है। यदि ये अभिलेख ना होते तो इतिहास उस राजा के चरित्र से पूर्णतः वंचित रह जाता। उसकी हमें क्वालिटीज, उसकी जो विशेषताएं हैं राजा की, उसका चरित्र किस हिसाब से था, किस प्रकार का था, वो हम नहीं जान पाते। इस दृष्टि से हरिशयन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो अभी हमने पूर्व में भी देखा, हरिशयन की प्रयाग प्रशस्ति, जिसके द्वारा हमें इतिहास भी पता चल रहा है, उसके द्वारा हमें व्यक्तिगत चरित्र भी पता चल रहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त के जानने का यही अभिलेख एकमात्र साधन है। इसमें हम समुद्रगुप्त के बारे में जान पाते हैं। इसे समुद्रगुप्त के गुणों की चर्चा की गई है, इसमें समुद्रगुप्त के गुणों की चर्चा की गई है। यह दिया में कविगुण, ये बोला गया है, यह विद्या में कवि कुल गुरु था, यानी कि कवियों के भी गुरु रूप में, कवि कुल में भी गुरु रूप में था, यानी कि कवि भी है और उसके अलावा उसके गुरु की, मतलब कुल के गुरु के रूप में भी है, यानी इतना अच्छा यह
ज्ञानी माना जाता है, विद्या में पारंगत माना जाता है। ठीक है, इससे समुद्रगुप्त के गुणों की चर्चा है कि यह विद्या में कवि कुल गुरु था। अब इसके लिए एक उक्ति हमें प्राप्त हो रही है जिसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये कवि कुल गुरु क्यों था। शास्त्र शास्त्र तत्वार्थ भर्तु, शास्त्र तत्वार्थ भर्तु, ऐसा हमें उक्ति के रूप में प्राप्त हो रहा है। संगीत में गुरु नारद और तंबक के समान था, यानी कि संगीत में अच्छा था ये, नारद और तंबक के समान, तथा युद्ध में और कुबेर की तरह था। ठीक है, तो वही धन संपदा इसके पास बहुत ही। कुबेर जो है वे उनकी पूजा अर्चना इसलिए की जाती है क्योंकि वे धन के देवता हैं। तो यहाँ पर कुबेर से इस समुद्रगुप्त की एक तरीके से तुलना की गई है, जिसके आधार पर हम समझ, एक तरीके से समानता भी है, समानता की गई है, समता स्थापित करते हुए बताया गया है कि वो बहुत धन संपदा से भी बिल्कुल ओतप्रोत थे, उनके पास अच्छी धन संपदा थी। इसके अलावा वे युद्ध में भी अच्छे थे और ज्ञान में भी अच्छे थे। तो ये व्यक्तिगत चरित्र के बारे में हमें पता चला। अब राजनीतिक स्थिति देखते हैं कि उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये भी हमें अभिलेखों के माध्यम से पता चला। जैसे आता है कुषाण काल के बाद तथा गुप्त काल के प्रारंभ में। जब कुषाण काल का अंत हो गया और गुप्त काल का जब प्रारंभ हो रहा था, उसके बीच का जो समय था वो भारतीय इतिहास का अंधकार युग भी कहा जाता है। उसको अंधकार युग कहा जाता है। उस समय की राजनीतिक स्थिति का अत्यंत व्यवस्थित ज्ञान आधुनिक अन्वेषणों के बावजूद भी प्राप्त हो सका है, जब तक कि हम समुद्रगुप्त की प्राग प्रशस्ति का अध्ययन करके उस समय का व्यवस्थित विवरण नहीं प्राप्त करते। अब वही बात है कि जो समय अंतराल है उसके अंतराल के बीच में हमें कोई विषय सामग्री इस हिसाब से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु जब हमें कोई अभिलेख प्राप्त होते हैं उसके द्वारा हम उसकी राजनीतिक स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। तो यही काम किसने किया, यही काम किया हमारे इस अभिलेख में, समुद्रगुप्त का जो प्राग प्रशस्ति का अभिलेख है। इसके द्वारा जो कुषाण काल के बाद का और गुप्त काल के पूर्व का, यानी प्रारंभ का समय जो था, उस अंतराल में जो समय था वह की जो राजनीतिक स्थिति थी वो हमें इतनी अच्छे तरीके से ज्ञात नहीं थी, परंतु इस अभिलेख के द्वारा हमें ये पता चला। तो आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति को। सामाजिक स्थिति, अब सामाजिक अवस्था का ज्ञान देने में भी अभिलेखों का महत्व बहुत अधिक है। अशोक के अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि उस समय सामूहिक परिवार प्रणाली की, धनी लोग बहुत सी पत्नियां रखते थे, तभी अंतःपुर शब्द का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सामाजिक अवस्था को अगर हम देखें तो अभिलेख समाज के बारे में भी बताते हैं कि समाज में किस हिसाब से क्या क्या चीजें चलन में थी, क्या प्रचलन में था, इस प्रकार से भी। और अभिलेखों के माध्यम से यह भी पता चलता है कि जैसे हम देखें अशोक का जो अभिलेख है उसके द्वारा हमें सामाजिक स्थिति के बारे में पता चल रहा है। जो परिवार है वह समूह में रहता था, जिसको हम एकल परिवार और सामूहिक परिवार दो भागों में, जैसे परिवार की अगर हम गणना करते हैं कि एकल परिवार में बस माता पिता और बच्चे होते हैं, और वहीं जो सामूहिक परिवार प्रणाली है उसमें चाचा ताऊ इत्यादि पूरा सामूहिक रूप से परिवार होता है। तो वह जो सामूहिक परिवार प्रणाली थी वह उस समय भी प्रचलित थी। ठीक है, लोग धनी हुआ करते थे और जो धनी होते थे वो बहुत सी पत्नियां रखा करते थे, क्योंकि अंतापुर शब्द का प्रयोग हुआ है। और अंतापुर, यह अंतापुर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब अंतापुर वह स्थान होता है जहाँ पर जो राजा है या फिर जो भी सम्राट है उसकी पत्नियां वास करती हैं, और जब बहुत सारी पत्नी होती हैं तो वह एक ही स्थान पर वास करती हैं, जिसको कहा जाता है अंतःपुर। ठीक है, तो इसका हमें अगर वर्णन देखने को मिल रहा है तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पे बहुत सी पत्नियों का चलन रहा होगा उस समय। अब ये तो हमने जानी राजनीतिक स्थिति, इसके अलावा आती है आर्थिक स्थिति।